चैप्टर 7 जो आप लोग का है हिस्ट्री में, क्लास 7 का, बेटा वही चैप्टर मैं अभी करा दिया था आप लोग को, आधा आधा बाकी था तो वो करा देंगे। देखिए चैप्टर था ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, ये चैप्टर था हम लोग का। सो इसको भी रखो, बाद में चेक करें। साइंस के नोट्स भी देखा होगा तुम, तो साइंस के नोट्स है ना, इस तरह के पेज पे नहीं लिखना, अच्छे जो तुम्हारे पास रहे जिंदगी भर, ऐसा करना है काम। हाँ मैथ करो खुद ही, मैथ तो करना है और हटाना है। देखिए मैंने आपको ये बता दिया था कि भारत में, इंडिया में कौन कौन से ट्राइब्स के लोग, कैसे कैसे लोग थे, कितनी आदिवासी समूह के लोग रहते थे, ये आप लोग को अच्छी तरह समझा रखा था। ठीक है, गोंड। अब देखिए भारत में जो सबसे बड़े बड़े आदिवासियों के समूह थे, ट्राइबल्स लोगों का जो ग्रुप था, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है गोंड का। गोंड एक आदिवासी जाति है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम लोग के समाज में जातियां होती हैं, तो आदिवासियों में भी अलग अलग टाइप के आदिवासी होते हैं, उनका भी अलग अलग जाति समूह होता है, ग्रुप्स होता है। तो हम लोग गोंड की बात कर रहे हैं। ये कहाँ था, किस तरह से? द गोंड्स लिव्ड इन द वास्ट फॉरेस्ट रिलीजन कोल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। ठीक है, जो गोंड लोग थे वो जिस जगह पे रहते थे उसको गोंडवाना कहा जाता था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटो जो दक्षिण भारत का पठार है, ठीक है, साउथ इंडिया का जो भी प्लेटो है इलाका, जैसे कि आप इसमें मैं बताता हूं क्या, आप मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इन सबों को ले लो एक साथ, ये जितने भी साउथ में आते हैं, ये सबको मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटो, दक्षिण भारत का पठार है। इस हिस्से को शुरू से ही गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोंड जाति के लोग बहुत लाखों साल से रहते थे, बहुत पहले समय से रहते थे। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस, और गोंड लोग भी छोटी छोटी उपजातियों में बट गए, क्लैंस में बट गए। जैसे हिंदू बड़ी अलग अलग तरह की जातियों में बटे होते हैं ना, उसी तरह ये गोंड आदिवासी समूह भी अलग अलग चीजों में बटे हुए थे। The large Gond tribe was further about the time that the power of the Delhi Sultanate was declining. A few large Gond kingdom was beginning to dominate the smaller Gond chiefs. ठीक है, जैसे ही भारत में, मैंने आपको बताया था ना कि 1206 में, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, गौरी के मरने के बाद उस समय से लेकर के 1526 तक, 1526 तक, जब पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, युद्ध हुआ था, मुगल जब आए थे, उससे पहले तक मुगलों का शासन था। तो जैसे ही सल्तनत एरा खत्म होने लगा, ठीक है, और ये मुगल आए, उस समय जो बड़े बड़े गोंड सरदार थे, उन्होंने छोटे मोटे सरदारों को पर अधिकार कर लिया और एक बड़े राज्य की स्थापना की। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि गढ़कटंगा नाम का, मैंने उस दिन बताया था ना, गढ़कटंगा, जिसमें 70,000 गांव थे, उस तरह का एक राज्य बनाया गया। इस राजा का कौन, किस तरह से था, उसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। देखिए आप लोग ऑनलाइन में बेटा ये देखना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अमन दास, आप ही का नाम,
अमनदास जो कि एक गोंड राजा था, गोंडों का एक राजा था इस प्रजाति का नाम मतलब आदिवासियों का ग्रुप का। अमनदास का गढ़कटंगा का राजा था, एक गोंड राजा था, उसने अपना नाम संग्राम शाह रखा, संग्राम शाह। इसका जो बेटा था उसका नाम था दलपत। संग्राम शाह के बेटे का नाम या अमनदास के बेटे का नाम था दलपत, और उसकी शादी है ना एक राजकुमारी थी दुर्गावती, उससे हुआ, और ये दुर्गावती बेटी थी सलभान की। ठीक है। द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है इलाका। महोबा उत्तर प्रदेश का जिला है। वहां का जो राजा होते थे वो चंदेल राजपूत थे। वो राजपूतों की जो जाति थी उसको चंदेल राजपूत कहा जाता था। जैसे सर नाम क्या, जैसे ना चौहान, तुम लोग क्या लगाते हो आगे, क्या लगाते हो सरनेम आगे, क्या नाम क्या जोड़ते हो, टाइटल, पापा का नाम क्या है तेरा पूरा, प्रमोद कुमार, मैंने आगे दादाजी का नाम प्रेमपाल सिंह, सिंह लगाते हैं ना, वो सरनेम मतलब सिंह है ना। ये तो जो ये लोग लगाते, जैसे आप सिंह लगाते हो, कोई लोग ठाकुर लगाते हैं, कोई लोग चौहान लगाते हैं, कोई चंदेल लगाते हैं, इस तरह से ना अलग अलग उनकी होती है। गोत्र जो कहते हैं आप लोग है ना, वो गोत्र ही टाइटल होता है। तो मेरे कहने का मतलब चंदेल जो गोत्र के राजपूत थे महोबा के, उनकी बेटी, वो राजा कौन था सलभान, उसकी बेटी थी दुर्गावती। दुर्गावती याद रखना यही इंपॉर्टेंट है, ना तो अमनदास इंपॉर्टेंट है ना उसका खसम, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है दुर्गावती, यही इतिहास में इंपॉर्टेंट है। तो दुर्गावती महोबा के राजपूत राजा की बेटी थी और उसकी शादी गढ़कटंगा के राजा अमनदास है ना के बेटे दलपत से हुई थी। ठीक है, चलिए। रानी दुर्गावती was a very capable and started ruling on behalf of her 5 years old son बीर नारायण। हुआ क्या कि जैसे 5 साल का इनका बेटा हुआ दुर्गावती, रानी दुर्गावती का, तो इनके जो हस्बैंड थे वो गुजर गए। ठीक है, तो अब जो राजा का बेटा वही तो राजा बनेगा ना, तो उन्होंने उसी को गद्दी पे बैठा के उसके बदले शासन का सारा डिसीजन लेगा। 5 साल का बच्चा थोड़ी डिसीजन लेगा, लेकिन गद्दी पे उसी को बिठाया था सिंहासन पे। हुआ क्या, अंडर हर द किंगडम बिकेम even more extensive in 1565 the Mughal force under, देखिए बात करें 1565 की बात है, 1565 की, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 1565 की बात करें। ठीक है, उस समय मुगलों का राजा कौन था, अकबर। ठीक है, अकबर ने अपना एक सेनापति भेजा जिसका नाम था आसफ खान। ठीक है, उसने अटैक किया गढ़कटंगा पे, मुगलों का हमला हुआ। A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soldier. कहा सेनापति ने, भाई सरेंडर कर दो, हम जान छोड़ देंगे। रानी दुर्गावती ने कही, भैया मर जाएंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ठीक है, उनकी डेथ होगी लड़ते लड़ते। उसके बाद उनका जो पुत्र था वो भी लड़ते लड़ते मर गया। उसमें 5 साल का नहीं था, बड़ा हो गया। जब शासन करे संभाला था रानी ने तब वो 5 साल का था, और बाद में वो थोड़ा बड़ा भी हो गया था, वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाला। गढ़कटंगा वाज अ रिच स्टेट। गढ़कटंगा एक बहुत ही धनी स्टेट था। किस तरह से, इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू द किंगडम। जंगली हाथियों को पकड़ करके ये बेचते थे, है ना, राज्य को, या दूसरे राजा खरीद के ले जाते थे अपने सेना के लिए। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. तो उन्होंने गढ़कटंगा से जितने भी सोने चांदी थे वो लूट लिए, और जितने हाथी थे उन पे भी कब्जा हो गया। They annexed मतलब विलय कर लेना, अपने में मिला लेना, part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah and uncle of बीर नारायण। उन्होंने क्या किया, बीर नारायण जो वहां का राजा था, मतलब बीर नारायण कौन था,
रानी दुर्गावती का क्या कहते हैं, जेठ कह लो या जो भी कहो, देवर कहो, आप लोग की देहाती भाषा। उन्हीं के रिश्ते में जो राजा मर गया लड़ते हुए, उसका चाचा था। मुगलों ने उसी को वहां का राजा बना दिया कि चल भाई तुम ही शासन आगे देखो यहाँ पे, और हमको टैक्स देते रहना। Despite the fall of Gadakatanga, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundels and Marathas. देखिए, तो गढ़कटंगा देखिए, एक छोटा सा गढ़ थी, गोंड लोगों का, आदिवासी लोगों का छोटा मोटा सरदार था, वो कैसे इतना बड़ा राज्य बन गया, लेकिन आगे जाके वो जीत नहीं पाया, हार गए। अहोम दूसरा, तो ये आपने गोंड लोगों की कहानी सुन ली। गोंड राजा से ही रानी दुर्गावती की शादी हुई थी, ठीक है, और राजा और वो अकबर के खिलाफ लड़ते हुए। सर एक बार और बता दो। चलो ठीक है, देखो, जो गोंड थे, गढ़कटंगा मतलब कि आंध्र प्रदेश के पास एक इलाका पड़ता था, हैदराबाद के पास। वहां पर गोंड आदिवासी जो लोग होते थे या ट्राइबल लोग, उनका शासन था, ठीक है। वो 70,000 छोटे छोटे गांवों में पूरा इलाका बटा था, और हर गांव का कोई ना कोई एक सरदार होता था। उसके बाद इसमें से ही एक बड़ा राजा बन के निकला जिसका नाम था अमन दास, जिसने अपना नाम संग्राम उस इलाके का नाम क्या था? गढ़कटंगा। हाँ, गढ़कटंगा। देख बेटा यहाँ लिखा हुआ है, मैं ना क्या कहते हैं वो करता हूँ, क्या कहते हैं अंडर, उसको सर्कल कर दूंगा, आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये है गढ़कटंगा आपका। तो गढ़कटंगा के राजा अमन दास थे, उन्होंने अपना नाम संग्राम शाह रखा, लिखा हुआ है ना ये संग्राम शाह, और उनका बेटा था दलपत। संग्राम शाह का बेटा दलपत था, और दलपत की ही शादी दुर्गावती से हुई, जो महोबा के राजपूत सरदार की बेटी थी, राजकुमारी थी। इनका जो बेटा हुआ दुर्गावती का, उसका नाम था वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण। अकबर का शासन इस समय 1565 की बात है, इस समय अकबर का शासन था पूरे हिंदुस्तान में। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को भेजा, देख रहे हैं ना, आसफ खान। हेलो जी, 4 बजे छुट्टी होगी जी, अभी काम कर रहा है भाई जी। जी यहीं भेज देंगे ना, फिर आप लेने आओगे, भेज दूंगा भाई को मैं। ठीक है, ओके। तो बेटा आसफ खान ने हमला किया, इसमें दुर्गावती भी मारी गई, और इनका जो बेटा था ये भी मारा गया। मुगलों ने इसके राज्य को अपने में मिलाया नहीं, लेकिन यहाँ का जो राजा था उसका चाचे का नाम क्या था, यहाँ लिखा तो था वीर नारायण। अंकल क्या नाम था, उसका नाम था वीर नारायण। तो वीर नारायण जो अंकल था या चाचा था उसका, उसको वहां का राजा बना दिया, और उसके बदले वहां से टैक्स लेता था। गढ़कटंगा में बहुत ज्यादा जंगली हाथी थे, इनका मेन बिजनेस था जंगली हाथियों को जंगल से पकड़ना और अलग अलग सेनाओं में बेचना। तो मुगलों ने जैसे ही गढ़कटंगा जीता, तो इनको है ना युद्ध के लिए हाथी भी मिल गए, सैनिक में शामिल करने। अहोम, अब देखो एक दूसरी जाति की बात करें हम लोग। देखो भाई, ना तो आपने इतिहास कभी ऐसे पढ़ा होगा, और ना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को ऐसे पढ़ाया है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम लोग अच्छे से पढ़ें ताकि नॉलेज हो हम लोग। सिलेबस की कोई चिंता नहीं, सिलेबस तो पता नहीं कब तक खत्म हो गया। अहोम, अहोम, the Ahom migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century.
म्यांमार का नाम सुना है ना आपने? बर्मा एक देश है भारत के बगल में, ठीक है, बांग्लादेश के साइड में, और राइट में जाओगे तो म्यांमार, जिसकी राजधानी रंगून है, बर्मा की राजधानी रंगून, अब म्यांमार कहा जाता है। तो 13वीं शताब्दी में यहीं से लोग, ठीक है, म्यांमार से बाहर से लोग आए आसाम में। ब्रह्मपुत्र वैली मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पूरी की पूरी हमारी असम में बहती, तो उसी नदी में के आसपास के इलाकों में, मैदानों में आकर के बस गए। तो अहोम लोग भारत के नहीं थे, ये एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि म्यांमार से भारत 13वीं सेंचुरी में आया था और यहीं बस के रह गया, क्योंकि उस जमाने में ये अलग अलग नहीं होता था, सब एक ही जैसे थे, सब एक दूसरे मिले थे, अलग अलग कोई मैंने बटा हुआ नहीं था। याद रखिएगा इस बात को। They created a new state by supporting the older political system of the landlords or भूनियास, भूयांस। ये जो भूयांस लिखा हुआ है देखिएगा, देखो ये जो भूनियांस लिखा है ना, ये लैंडलॉर्ड्स होते थे। इन्होंने क्या किया कि नए राज्य की स्थापना की। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वैली में जो पहले से आदिवासी लोग थे, सॉरी जमींदार लोग थे, समझते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स, तो उनको इन्होंने सपोर्ट किया और एक नए राज्य की स्थापना की, जिसको क्या कहा जाता था? अहोम, ठीक है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ, है ना, ये लिखा हुआ है सूतियाज या चूतिया, इसी तरह कुछ लिखा हुआ है, सॉरी, 1520, एंड द कोच हाजो 1581 एंड subjugated many other tribes। ये मतलब अलग अलग लिखे हुए, इन ट्राइब्स पे भी, राज्यों पे कब्जा करते करते अपने राज्य को फैला दिया, ठीक है। एंड subjugated many other tribes। The Ahom built a large state and for this they used firearms as early as the 1530। और इन जगहों पे लड़ने के लिए 1530 में ही इन्होंने फायर आर्म्स बना लिए, मतलब कि गोला बारूद का इस्तेमाल करने लगे 1530 में ही। By the 1660s they could even make high quality gunpowder and cannons। ठीक है, बारूद और तोपों का निर्माण करना ये जानते थे। अहोम लोग जो थे, जो म्यांमार से भारत आए थे, असम में आके बस गए, इन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, यहाँ के जमींदारों के जमीनों पे कब्जा करके, सबके, है ना, धीरे धीरे छोटे मोटे ट्राइब पर कब्जा करके मजबूत शक्तिशाली देश राज्य का निर्माण किया। और इसलिए क्या? क्योंकि इनको गन पाउडर मतलब बारूद बनाना आता था और कैनन मतलब कि तोपे बनाना भी आता था, तो इसके इस्तेमाल से और भी ताकतवर हो गए। However, the Ahom faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahom were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long। याद रखना बेटा इस नाम को, मीर जुमला। 1662 में ये राज्य तो बना रह गया, चलता रह गया, लेकिन मीर जुमला नाम का मुगल सेनापति था, ठीक है, मुगल समझते हैं ना, मुगलों का सेनापति था वो मीर जुमला, सर्कल कर दिया मैंने। इसने अहोम राज पे अटैक किया। ये बेशक बहादुरी से लड़े, लेकिन हुआ क्या कि ये हार गए और यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन याद रखिएगा, मुगल ज्यादा दिन तक यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता था दिल्ली से, तो ये पर अपना थोड़े बहुत लोकल लेवल पे ये लोग अपने राज्य चलाते ही रहे। आगे देखिए, The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called paika। याद रखिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। अहोम लोगों की शक्ति का राज क्या था? इनके पास सेना कहां से? यहाँ पर वो आए असम में और यहाँ के लोगों को पकड़ करके, है ना, बंधुआ मजदूरी करवाते थे, मतलब खाने को क्यों दे दिया, कोई पैसा मजदूरी नहीं, सेना में भी शामिल कर लिया और इसी तरह काम करवाते जाते थे, समझ रहे, फोर्स्ड वर्क कराते थे उनसे। A census of the population was taken
Each village had to send a number of packers by rotation. हर गांव से पैकाज को लिया जाता था और वो सर्कुलेट होता रहा। एक पैका कुछ दिन काम करेगा तो फिर दूसरा चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा चेंज हो जाएगा, इस तरह से काम करते रहना पड़ता था। ये पूरा का पूरा है ना पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। देखिए मैं फिर से बताता हूँ। फोर्स लेबर या बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, ठीक है। Those forced to work for the state were called पैकाज। जिनको से जबरदस्ती काम कराया जाता था उनको पैका कहा जाता था, मतलब दास या गुलाम होते थे एक तरह के। उन गुलामों को या स्लेव्स को क्या कहा जाता था? पैकाज, ठीक है। गांव का की जनगणना कराई जाती थी, कितने लोग हैं, और उस हिसाब से वहां से पैकाज चुना जाता था। गुलाम बनाने के लिए लोग चुने जाते थे। पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड, और ज्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले जगहों पे लोग भागने लगे। Ahom clans were thus broken up. By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized. आगे क्या हुआ कि अहोम लोग जो थे धीरे धीरे उनका ये सारा का सारा प्रशासन ही सब खत्म होने लगा, क्योंकि उसपे सेना का शासन हो गया, मतलब मुगलों ने अधिकार कर लिया, और इनका शासन सेंट्रलाइज्ड हो गया। मतलब जो राजा है वही सब है, छोटे मोटे सरदार मंत्री सेना किसी की कोई नहीं सुनता था, राजा के पास ही सारी शक्ति होती थी। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। नियम क्या था अहोम राज्य का? जितने भी मेल पर्सन होंगे, मर्द होगा, जब युद्ध हो जाएगा तो उस समय सेना में आप हो या नहीं हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया पे मान लो कि लड़ाई छिड़ जाए तो सरकार नियम क्या बना देगी? जितने क्या कहते हैं मर्द हैं या जितने मेल है सबको युद्ध में शामिल होना, सबको हथियार देंगे, चलो बॉर्डर चलो। तो उसी तरह यहाँ पर भी नियम था। एट द other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public works. The Ahom also introduced new method of rice cultivation. देखिएगा अहोम ने क्या किया, जब युद्ध नहीं हो रहा है तो इनसे क्या कराया जाता था? या तो आप बांध बनाओ या डैम बनाने में इन लोगों को यूज कर लिया जाता था, या तो सिंचाई के लिए नहरें खुदवाने में यूज कर लिया जाता था, है ना, ये खेती बाड़ी करने। तो ये लोग, मतलब ऐसा था कि अहोम राज्य या राजा जो थे वो खेती बाड़ी हर चीज पे बहुत ध्यान देते थे, ठीक है। इन्होंने चावल की खेती का एक नया तरीका भी खोजा। आपको पता है ना, असम में, बिहार, बंगाल में बहुत ज्यादा चावल होता है। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स, खेलास। देखिएगा अहोम जो पूरी सोसाइटी थी वो माने क्लैन, मतलब अलग अलग कुलों में बटी हुई थी, जिसको कि खेलास कहा जाता था, KHELS, खेल्स, ठीक है, याद रखिएगा। अहोम पूरी सोसाइटी खेल्स में बटी हुई थी, KHELS। There were very few caste of artisans, so artisans in the Ahom area came from the adjoining kingdom. A khel often controlled several villages. The peasants was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. देखिए ये जो खेल होता था, इलाका होता था जिसमें बहुत सारे गांवों से मिलके खेलियाई क्लैन बना होता था, ठीक है। किसान यहाँ पर अपनी जमीन देते थे और उस जमीन पे क्या होती, खेती होती थी, ठीक है, इस तरह से काम होता था। Originally, the Ahom worshipped their own tribal god during the first half of the 17th century. However, the influence of Brahmins increased. Temple of Brahmins were granted land. Next. देखिए हुआ क्या, ये लोग अपने कबीले के देवता की ही पूजा करते थे, ठीक है। ये लोग अपने ही देवता की पूजा करते थे, किसी दूसरे की नहीं, मतलब हिंदू धर्म देवता की, देवी देवता की नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया तो ब्राह्मणों का प्रभाव इन पे बढ़ा, ब्राह्मण धर्म का या हिंदू धर्म का। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। राजा मंदिरों को और ब्राह्मणों को जमीन दान में देता था। इन द रेजिम ऑफ शिव सिंह, शिव SIB, शिव सिंह के शासन में देखिएगा
शिव सिंह के शासन में क्या हुआ? हिंदुइज्म बिकेम द पेडमोंट रिलीजन। हिंदू धर्म ही मेन धर्म हो गया पूरे इस इलाके का। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन उन्होंने कभी भी, बेशक हिंदू धर्म अपना लिया हो, लेकिन अपने जो कबीले का नियम था, कबीले के देवता, कबीले का जो पूजा होता था, उसको कभी नहीं छोड़ा। ठीक है। अहोम समाज या सोसाइटी भी बड़ी ही पेचीदा थी, सोफिस्टिकेटेड थी। इसमें क्या था कि जो पोएट्स या कवि होते थे, विद्वान होते थे, स्कॉलर होते थे, उनको भी जमीनें दान में दी जाती थी। थिएटर वाज, है ना, थिएटर वाज इनकरेज्ड। जो नाटक कंपनी होती थी, नाटक कोटक नौटंकी होती थी, उसको भी बहुत अधिक, मतलब क्या कहते हैं, प्रोत्साहित किया जाता था। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। संस्कृत में जो ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे थे, पूजा पाठ की चीजें या जो भी पुराण ग्रंथ था, उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज, देखिएगा, हिस्टोरिकल वर्क को बुरान, क्या है, बुरांजीज कहते थे। एक सेकेंड। वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असम। तो असम में जो लैंग्वेज, असमी लैंग्वेज है, ये पहले अहोम लैंग्वेज ही था और उससे असमी का डेवलपमेंट भी हुआ। देखते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, तो हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ के क्या कंक्लूजन निकाला? Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. हेलो, हाँ बेटे, आ जा, कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे आ जा। ठीक है। सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। तो यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग आदिवासी समूहों का, ट्राइबल्स ग्रुप का यहाँ पे दबदबा रहा। ठीक है, गोंड से लेके अहोम, और है ना, इन सब जनजातियों का भारत में बड़े बड़े राज्य भी बनाए। तो देख रहे हैं कितना प्रभाव था उनका। एक चीज मैं और आपको बताऊं मंगोल के बारे में। मंगोलिया चीन के ऊपर एक देश है। मुगल जो थे, मैंने आप लोग को बताया भी था, मुगलों की जो माँ थी, ठीक है, वो किधर से थी? एक सेकेंड। मुगलों की जो मदर थी, जैसे कि मैं बाबर की बात करूं, तो वो थी मंगोल, और उसका फादर क्या था? तुर्किश। अरे बाहर मत बैठ यार, सर्दी लगी, पागल है, अंदर आ। इतनी सर्दी है बाहर, आ जाओ अपना सामान लेके, बुक्स लेके क्यों। ठीक है। और ये मंगोल बहुत शक्तिशाली थे। चंगेज खां, है ना, का नाम सुना होगा, वो मंगोलिया का ही था, बहुत शक्तिशाली था। और वहां पर उसने चाइना में और पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे एशिया में वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना की थी। पीछे बैठ, पहले एक ये बीच वाले पे कुर्सी पे रख दे लैपटॉप अपना, बीच वाले पे रख, ये कुर्सी आगे कर, वो कुर्सी आगे कर, तुम आगे ही आ जाओ, क्लास होगी ना, यहीं बैठ के क्लास लोगे, तो आ गया, निकल। तो भैया कौन, इसको सबसे पीछे चले जाना। अरे कहाँ चला गया तू अब, बट रहने दे बैग ने। देखिए, आप लोग का होमवर्क में बता दे रहा हूं आप लोग को, है ना, साइंस में एक चैप्टर का नोट्स आप लोग को लिख के भेजना है। तो विंड और इनस्टॉर्म का किसने किसने भेजा मेरे को? तुमने कर दिया? हो गया तुम्हारा? ठीक है। तो मैं जो भी चैप्टर आपको भेजूंगा ना ग्रुप पे, अभी आपको उसका साइंस में नोट्स लिख के लाना है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अरे शांति बनाए रखो, क्यों खिचखिच होने लगी? सर आपका ही वहां हो रहा है। आपको नहीं कराना, ठीक है। और दूसरा क्या करना है आप लोगों को कि मैथ्स में काम करके भेजना है आप लोगों को, ठीक है।
मैथ्स में जो भी चैप्टर एनसीईआरटी का मैं ना सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको, उससे प्रैक्टिस करके आपको वो करके भेजना है, ठीक है? नहीं वो पढ़ाई नहीं तो कैसे करेंगे? आप नहीं बोलते। एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में डाटा हैंडलिंग जो आपका चैप्टर है ना, एनसीईआरटी में पूरा डाटा हैंडलिंग चैप्टर आप लोग सॉल्व करके कल भेज रहे हैं, ठीक है? डाटा हैंडलिंग कहाँ भेजा आपने? सिमेट्री है नहीं तो, ठीक है? मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है